हमारे गुरुजी क्लासेस के सभी छात्रों का स्वागत है। कल हमने जो वीडियो बनाया था, किसी कारणवश हमारे मोबाइल के किसी खामी की वजह से वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से कल हम आपको वीडियो नहीं प्रसारित कर पाए। उसी वीडियो को आज हम आपके सामने फिर से पेश कर रहे हैं। जैसा कि हमने 2 दिन पहले आपको आपके क्लास में पदार्थ के बारे में बात की थी। द्रव्य, आप कहेंगे द्रव्य क्या है? द्रव्य पदार्थ होता है और इनकी 3 अवस्थाओं के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, ठोस, द्रव और गैस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर परमाणु संरचना पर डिस्कस करने वाले थे, लेकिन तभी हमें एक कुछ ऐसी बात आज याद आ गई जो हमारे रसायन विज्ञान के छात्र हैं उनसे वो खामियां दिखाई देती रहती हैं, या यूँ कह लें कि वो समझ नहीं पाते और उन कमी की वजह से उनका रसायन विज्ञान अक्सर उनकी जो व्याख्या है उनसे गलत हो जाती है। जैसे उदाहरण तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट को हमने देखा है कि जब उनसे हम आयतन की, द्रव्यमान की या भार की बातें करते हैं तो देखा है वो पता नहीं क्यों 80% मैंने स्टूडेंट में ये चीज़ पाया, वो लमसम तीनों को एक ही समझ लेते हैं। थोड़ी बहुत वो अंतर को बता पाते हो, समझा पाते हो, लेकिन टोटल मैंने देखा है उनके आंसर, उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति है वो तीनों लगभग ऐसा लगता है कि वो तीनों को एक ही चीज़ समझते हैं और अपने ढंग से कुछ वो अंतर दिमाग में रख लेते हैं बस। जैसे अगर उनसे पूछिए आयतन और द्रव्यमान, जैसे कल हमने गैस के बारे में बताया था कि आकृति और आयतन दोनों गैस की अनिश्चित होती है। तो आकृति तो समझ गए वो आकार, और आयतन में वो वजन को समझ लेते हैं। नहीं, गलत है ये। आयतन का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब इन तीनों का आपस में मल्टी करते हैं तो बनता है आयतन, जिसका मात्रक है मीटर क्यूब एमकेएस पद्धति में। अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के अंदर मौजूद पदार्थ के अवयवों के टोटल निहित मात्रा को बोलते हैं द्रव्यमान। इंग्लिश में इसको मास भी बोलते हैं, MASS। तो इस प्रकार से आयतन और द्रव्यमान के बारे में समझ लेना चाहिए। आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपका आयतन हुआ। द्रव्यमान हुआ पदार्थ के अंदर पदार्थ के कणों या उनके अवयवों की निहित मात्रा को हम टोटल वेट को हम, वेट का शायद हमारा कहना गलत होगा, उनकी निहित मात्रा ही बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, जिनको हम M से नोट करते हैं। और एमकेएस पद्धति में किलोग्राम से भी नोट किया जाता है, CGS पद्धति में ग्राम से। और जब हम भार की बात करते हैं तो भार का मतलब होता है कि द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का मल्टी हो चुका है, यानी भार बराबर M इंटू G, यानी कि G के बारे में आप जानते हैं, G बराबर इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं द्रव्यमान में, तो भार बराबर m/g। हमारे का सब हमारी बात को समझ चुके होंगे कि आयतन क्या है, द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। भार को ही हम साधारण भाषा में वजन बोलते हैं। वजन का मतलब हुआ कि द्रव्यमान, पदार्थ की निहित मात्रा द्रव्यमान और उसमें जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का हम जब गुणा कर देते हैं तो वो बन जाता है। खैर, ये एक उनकी कमी है, उनकी भ्रांति है समझने का। हालांकि सभी स्टूडेंट नहीं कह रहे, लगभग 20% से 25% के बीच में जो स्टूडेंट होते हैं, यानी 100 अगर स्टूडेंट है तो लगभग के मान के चले 25 स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं, पर इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं वो अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आपके पास द्रव्य। तो कई बार देखिए कि हम बच्चों से पूछते हैं कि ये द्रव्य, तो द्रव्य आप जानते हैं घर में भी हिंदी भाषा में अक्सर द्रव्य का मतलब सामान से होता है, पदार्थ से होता है, पर पता नहीं क्यों अक्सर जब साइंस में द्रव्य और द्रव की बात आती है तो वो एक समझ करके लिख देते हैं। खैर, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा कि द्रव्य वही है जो पदार्थ के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं साइंस की भाषा में। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि परसों 2 दिन पहले कहने का मतलब जब हम आपके सामने वीडियो जारी किए थे तो उसमें हमने पदार्थ की अवस्थाओं पर हमने बात किया था। बोला था पदार्थ कितने प्रकार के, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, हम उनको अवस्था भी बोल सकते हैं। अब इन्हीं पदार्थ में एक नाम आता है यौगिक और एक नाम आता है मिश्रण। इसमें भी काफ़ी गलतियां होती हैं यौगिक और मिश्रण में, और कभी कभी हम उनमें एक शब्द जोड़ लेते हैं तत्व। तो वहाँ पर भी देखते हैं स्टूडेंट को यौगिक, तत्व या मिश्रण को समझने में प्रॉब्लम होती है और लिखने में भी होती है। हमने बहुत से देखे स्टूडेंट को अणु भार, परमाणु भार का लिखना होता तो लिख देते हैं गलत तरीके से, लिख देंगे यौगिक का परमाणु भार। कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं तत्व का अणु भार, जबकि गलत है। सही है यौगिक का अणु भार, तत्व का परमाणु भार। यह गलती कहाँ से आई? क्योंकि यौगिक तत्व के बारे में अंतर नहीं समझ पा रहे और मिश्रण के बारे में। देखिए यौगिक क्या है। रसायन विज्ञान के अंदर यौगिक का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जो केमिकली रिएक्शन से प्राप्त हो रहे हों और उनके अणु के अंदर यौगिक केमिकली रिएक्शन, जब केमिकली रिएक्शन कर रहा है तो निश्चित जो भी पदार्थ आपको मिलेगा हम उसके अंदर साइंस की भाषा में अंदर बोलेंगे कि उनकी एक अणु के अंदर जो उपस्थित परमाणु होते हैं वो निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। निश्चित मात्रा में यौगिक के अंदर परमाणुओं की एक निश्चित मात्रा होती है, यानी एक निश्चित अनुपात होता है। वो अनुपात सदा फिक्स होता है। जैसे भी हम आपसे बात करें यौगिक मामले जल के बारे में, तो जल का आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस तैयार होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इसके लिए इसका सूत्र भी है H2O, और इसको हम यौगिक भी कहते हैं, उदासीन यौगिक भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 है। आइए मिल करके बनते हैं जल के एक अणु, ये होते हैं यौगिक। कहने का मतलब आप समझ गए कि इनके अंदर जो भी परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में फिक्स होते हैं और सदा रहते हैं और कभी चेंज नहीं होते। अगर हम आपसे कहें कि यौगिक सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताइए तो आप, या हम पूछें कि उनका सूत्र क्या है बताइए, तो आप बोलेंगे H2SO4। एक अणु के अंदर हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु स्थित है, और ये मिल करके बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु। तो यौगिक का फॉर्मूला होता है, ये केमिकली रिएक्शन से तैयार होते हैं और इनके अंदर जो
परमाणु होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, वो बदलते नहीं। इस ब्रह्मांड में जहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड आप पाएंगे उनका फॉर्मूला यही होगा, जल जहाँ भी पाएंगे H2O ही होगा। तो आप समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा आता है मिश्रण। मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता। पदार्थ वो परमाणु से का हम बात नहीं करेंगे, अणुओं की बात नहीं करेंगे। ये मिश्रण किसी भी तरीके से तैयार हो सकते हैं। कभी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिला के हम तैयार कर लेते हैं और ये मिश्रण तैयार हो जाता है हमारा। उदाहरण के लिए जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो उसमें हम चीनी अपने हिसाब से डालते हैं, दूध अपने हिसाब से डालते हैं, अगर पानी डाल रहे हैं तो उसमें पानी को भी अपने हिसाब से डालते हैं। उसका कोई अनुपात नहीं होता। कोई कम चीनी डालता है, कोई ज़्यादा चीनी डालता है, कोई एकदम चीनी नहीं डालता, कोई कम दूध डालता है, कोई मतलब कहने का मतलब इसका कोई अनुपात नहीं होता। कम ज़्यादा आप कैसे भी कर रहे हैं और वो बन के तैयार हो जाता है मिश्रण। अब मिश्रण के अंदर जो भी अवयव होते हैं पदार्थों के होते हैं, पदार्थ के होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि पदार्थ की जो हम व्याख्या करते हैं उसमें 3 नाम आते हैं मुख्य रूप से, यौगिक, मिश्रण और तत्व। तो यौगिक आप समझे उसमें परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात होता है एक अणु के अंदर। मिश्रण पदार्थों से बनकर रहता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अनुपात नहीं होता। हमने बता दिया। शरबत आप ले लीजिए, चीनी पानी का होता है, उसमें नींबू डाल लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, परफ्यूम उसमें इत्र भी डाल लीजिए, पर उनका कोई भी अनुपात निश्चित है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। ये मिश्रण है। और इनके बाद अब हमने एक नाम लिया बीच में, तत्व। तत्व क्या है? तो जो तत्व नाम लिया ये अणु से रिलेटेड नहीं होते, मिश्रण से, यानी इनको यौगिक में नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन तत्व क्या है? तत्व एक परमाणुओं की स्वतंत्र अवस्था होती है। परमाणुओं की एक स्वतंत्र अवस्था होती है जिसको हम तत्व कहते हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहने का मतलब परमाणु के अंदर कक्षा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या और कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु में आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आगे बताऊंगा परमाणु क्या है। परमाणु में 2 हिस्सा पाया जाता है। बाहरी आवरण को हम कहते हैं कक्षा और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। न्यूट्रॉन जो उनके फिक्स हैं उनकी संख्या होगी। और ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होती है। ये किसी भी प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया में हो, चाहे रासायनिक अभिक्रिया में हो, जिस प्रकार की जो भी क्रिया को हम समझ सकते हैं उनमें किसी में भी ये संयोग नहीं रहते हैं, फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। यदि इनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, इनमें एक परमाणु दूसरे परमाणु अगर अटैच होगा तो वो यौगिक का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्री है एक परमाणु और उसकी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन, ये सभी कुछ फिक्स है अपने भी कंडीशन में, कोई भी रिएक्शन नहीं किए हुए हैं, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तो ये तत्व कहे जाते हैं। तो तत्व की परिभाषा आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि तत्व वे होते हैं जिनके परमाणुओं के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या यूँ बोल दी दूसरे तरीके से आप किताब की तरह परिभाषित रूप से बोल सकते हैं कि तत्व वे होते हैं जिनके परमाणुओं की कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। यानी परमाणु क्रमांक इनके आपस में समान होते हैं, हम तत्व कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर स्वतंत्र नहीं है, आपस में 2 परमाणु 3 परमाणु जो भी हो, ज़्यादा परमाणु अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो फिर तत्व नहीं कहलाते। वो सीधे सीधे अगर निश्चित अनुपात में है तो यौगिक में चले जाते हैं। खैर, हम आपकी भ्रांतियों को समझाने के लिए सब बोला, हो सकता है हमारे
अगर किसी प्रकार की समझाने में कोई त्रुटि हो रही हो तो एक बार ध्यान से, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको हमारी समझा बात समझ नहीं है, हमको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके समझा दीजिए, तो हम एक वीडियो फिर बना के जारी कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है तत्व के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने नाम ले लिया यौगिक का, मिश्रण का, खैर तो अक्सर ये हमने देखा है, अगर स्टूडेंट से पूछते हैं कि यौगिक, तो चलिए एक बात यौगिक की परिभाषा बता देते हैं, लेकिन उनसे पूछ लें कि क्या आप को कई प्रकार के 3 या ज़्यादा ही, मतलब 6, 7, 8 प्रकार के हम आपके सामने यौगिक रख दें, तो क्या उनके गुणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि इनमें अम्ल कौन है, क्षार कौन है और लवण कौन है? याद रखिएगा, यौगिक 3 रूप में पाए जाते हैं। ये केमिकली रिएक्शन तैयार होते हैं, नंबर 1। दूसरा चीज, इनके अंदर परमाणुओं की निश्चित अनुपात फिक्स होती है, कभी नहीं बदलता, और ये 3 रूपों में पाए जाते हैं यौगिक, अम्ल, क्षार और लवण। इन सभी चीज़ों की चर्चा हमने आज जिस लिखी कि जब हम जाएंगे आपके परमाणुओं की संरचना के अंदर, तो इन सब बातों को हम वहाँ पर निश्चित तौर पर बोलने की कोशिश करेंगे। ये सब नाम लेंगे, हम तत्व का नाम लेंगे, यौगिक का नाम लेंगे, भार का, द्रव्यमान का, अणुभार का, परमाणु भार का, ऐसा हम वहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज न होइएगा, उसको पहले से ही हम क्लियर कर दें। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल वे होते हैं, मैं उनकी एक पहचान बता रहा हूँ पहले। अगर आपको अम्ल पहचाना है तो आप चुपचाप लिखे हुए फार्मूले पर ध्यान दीजिए। हमने बताया निश्चित अनुपात होते हैं ये यौगिक, तो फार्मूला हो गई, रासायनिक अभिक्रिया तो बनी, तो फार्मूला इनके होंगे ही, तो फार्मूला जो होंगे तो उस फार्मूले को आप ध्यान दीजिए। अगर उसमें जो यौगिक का, जैसे हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमने बोल दिया, आप कहेंगे सर आप तो एसिड के पहले ही बोल दे रहे हैं, पहचान कैसे हो? अगर उसमें पहले आपके उनके अवयव में सबसे पहले हाइड्रोजन दिखाई दे, हाइड्रोजन उस यौगिक के अंदर अगर आपके पहले उनके अवयवों में जो बने हुए हैं उनमें सबसे पहले हाइड्रोजन दिखाई दे, तो आप समझिए कि अम्ल है। पानी को छोड़कर, पानी को नहीं, पानी उदासीन यौगिक है। उसके बाद जितने भी यौगिक हैं सभी अम्ल हैं, जैसे H2SO4, HCN, HCl, यानी जो जो HH लिख करके पहले आ रहा है समझिए वो सभी अम्ल है। HCl आप बराबर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक H2SO4 बराबर आप पढ़ते हैं, तो H पहले दिखाई दे रहा है तो समझिए कि वो अम्ल है। केवल H2O छोड़कर, वो उदासीन है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो उदासीन यौगिक है, उसको अम्ल मत मानिएगा, वो अम्ल की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे हमने पिछले कोर्स में पढ़ाया था ठोस के बारे में, तो हमने बताया था उसमें पारा लिक्विड फॉर्म में है, ठोस मत समझ लीजिएगा उसको, हालांकि वो एक तरीके से देखा जाए तो धातु है, पर वो ठोस फॉर्म नहीं है, लिक्विड में है, फिर भी धातु फॉर्म में है, ऐसा तो समझ लीजिए यहाँ पर भी उसी तरीके से। और अब हम फॉर्मूले के तौर पर देखिए तो इस तरह लिखा हुआ आपको मिलेगा, H2SO4, H2SO4 ये अम्ल का है। क्षार, जब हम क्षार लेंगे, यौगिक का दूसरा फॉर्म है, उसका दूसरा प्रकार है क्षार। जब क्षार हम लेंगे तो हम ध्यान देंगे उसके अंत में, क्षार का जो फॉर्मूला लिखते हैं लास्ट में हम ध्यान देंगे तो वहाँ OH लिखा रहता है, OH, जैसे NaOH,
CaOH का होल ट्वाइस, इस टाइप से लिखा है, यानी लास्ट में आपको फार्मूले के लास्ट में OH लिखा हुआ मिलेगा। ये क्षार की पहचान है। अम्ल की पहचान में बताया कि जब फार्मूला आप देखेंगे तो पहले H दिखाई देगा, और क्षार का हमने बताया कि आप लास्ट में देखेंगे तो OH लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैंने बताया NaOH, तो लास्ट में आप देखिए Na छोड़ दिए सोडियम, OH आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कैल्शियम में भी देख लीजिए CaOH का होल ट्वाइस। अब तीसरा आता है लवण। तो लवण जो बनते हैं वो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से मिलते हैं। अम्ल और क्षार के रिएक्शन से जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद जल प्राप्त होता है। जल के अतिरिक्त जो भी चीज़ हमें प्राप्त होगा वो लवण कहलाएगा। अम्ल और क्षार के रिएक्शन के बाद जल प्राप्त होता है। आफ्टर रिएक्शन उत्पाद के रूप में हमें, प्रोडक्ट के रूप में हमें जल मिलेगा, और जल के बाद जो हमें यौगिक मिलता है वो लवण होता है। लवण के आप देखेंगे फॉर्मूले में, ध्यान देंगे, कोई लवण आपको मिल गया, कंपाउंड मिल गया, आप उसके जो फॉर्मूले पर ध्यान देंगे तो आपको शुरू में H या लास्ट में OH नहीं दिखाई देगा। इसकी पहचान है। शुरू में, जैसे अम्ल में बताया कि शुरू में H दिखाई देता है और क्षार में लास्ट में OH, वो दोनों नहीं दिखाई देंगे लवण के अंदर। क्यों? वो रिएक्ट किए और ये H या OH वो जल के रूप में निष्कासित हो गए। इसके बाद जो भी फॉर्मूला वो हमें फार्मूले में वो लवण है। हाँ, कभी कभी आंशिक रूप से अम्लीय क्षारकीय लवण के अंश आते हैं, लेकिन वो मिडिल में दिखाई देंगे। शुरुआत में ना तो H दिखाई देगा ना लास्ट में OH। अब मैं एक फार्मूला आपको लिख करके दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। अम्ल और क्षार के रिएक्शन के बारे में जो बोला उसको लिख करके दिखाता हूँ। नीचे पहले हमने बोला अम्ल। अम्ल आप कौन सा लेना चाहेंगे? मान लीजिए HCl ले लिया। हमने बताया ना कि पहले जो दिखाई देता है H तो वो अम्लों के, ये HCl हमने ले लिया। अब क्षार NaOH, लास्ट में OH दिखाई दे रहा है, क्षार हो गया। हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, अभी दिखाते हैं आपको अम्ल, ये क्षार। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2O, यानी कि जल। हमने बताया कि न ये अम्ल है न क्षार, ये उदासीन है। और उसके बाद जो प्राप्त होगा फॉर्मूले में वो होगा लवण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ध्यान से। अब हमारा ये लग रहा है कि उल्टा जा रहा है। देखिए, ये शुरू में हमने HCl लिखा है, बाद में NaOH लिखा है, और यहाँ पर देखिए जब दोनों रिएक्ट किए तो ये H और OH रिएक्शन के बाद बन गया H2O, और फिर क्या बचा है NaCl, वो यहाँ निकल आया लवण। तो अम्ल क्षार के रिएक्शन के बाद निकला जल यानी H2O, और फिर लास्ट में जो प्राप्त हो उसको हमने लवण कह दिया। इसमें शुरू में न तो H दिखाई दे रहा है न ही लास्ट में OH। हम इसको थोड़ा और क्लियर करके बना के दिखा देते हैं। हमको लग रहा है कि इस पर वीडियो में सही नहीं आ रहा है। H बड़े कैपिटल लेटर मैंने नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा, इतना तो आप समझ रहे हैं। मैं बोल दे रहा हूँ HCl प्लस NaOH रिएक्शन के बाद उत्पन्न, पहले तो अभिकारक के रूप में रिएक्शन किया, रिएक्शन के बाद जो उत्पाद प्राप्त हुआ H2O यानी जल प्लस NaCl, ये मिला, ये लवण है। तो इस प्रकार से हम कुछ भ्रांतियां थी उनको आप मिटाना चाहते थे, क्योंकि कल यानी नेक्स्ट हमारा जो भी केमिस्ट्री का क्लास शुरू होगा उसमें हम परमाणु संरचना पर आपसे बात करेंगे। और ये हमने इसलिए बताया कि वहाँ पर हम इन सब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ चीज़ें जैसे हमने बताया परमाणु भार, अणु भार, तो मैं
जब परमाणु संरचना प्रारंभ करूँगा तो उस वक्त इसको हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप ध्यान से हमारे बताए हुए बातों पर मनन करें, उसको याद करें, दिमाग में बैठा लें। आपके रसायन विज्ञान में बहुत फ़ायदा करें, क्योंकि हमने देखा है ये अपने कैरियर में कि इस टीचिंग कैरियर में कि गलतियाँ बहुत होती हैं। यौगिक का अणु भार लिखना चाहिए। तमाम स्टूडेंट को देखते हैं यौगिक का परमाणु भार लिख देते हैं। तत्व का परमाणु भार लिखना चाहिए, वहाँ लिख देंगे तत्व का अणु भार। आम्ल क्षार लवण कैसे पहचानते हैं उनको पता ही नहीं होता। रिएक्शन कैसे याद करें ये भी नहीं समझ पाते, और इसलिए वो परेशान रहते हैं, कुछ भी लिख करके केमिस्ट्री के पेपर में चले जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज का अपना एक क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है इससे जो हमारे कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो ट्यूशन या कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, शायद हमसे उन्हें कुछ फ़ायदा मिल सके। तो हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको शेयर कीजिए, और भी स्टूडेंट के पास, छात्रों के पास जाए, इसका लाभ हो। और हम कोशिश करेंगे समय दर समय कि हम अपनी इस क्लास की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करें, इसकी विशेषताओं को जो हम लेकर के जो इरादा लेकर चल रहे हो उसमें बढ़ोतरी हो सकता है अभी हमारे क्लास का ये प्रारंभिक समय है, कुछ त्रुटियां आ सकती हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ हम अपना आज का ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।